कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक में चर्चा उठी कि प्रिंसली स्टेट की परिभाषा में क्या भूटान और सिक्किम दोनों को लिया जाए, क्योंकि कई अन्य प्रिंसली स्टेट्स की तरह दर्जा तो सजनिटी का है, मतलब कि ब्रिटिशर्स यहां की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर दोनों को प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इंश्योर करना पड़ेगा। अब यही डिबेट यहां पर चल रही थी, लेकिन फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तरह ये थे तो फिर भूटान आज भारत का भाग क्यों नहीं, और सिक्किम भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो उस समय वो भारत का भाग नहीं था। वो तो 1975 की कहानी जो आज हम जानेंगे तब जाकर वो भारत का भाग बना। तो ऐसा क्या एक्सेप्शन था सिक्किम और भूटान में? चलो सिक्किम तो पार्ट बन गया, भूटान क्यों नहीं बना? तो इंडिया भूटान के रिलेशंस की हिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। शुरुआत करते हैं, जरा एरिया को देख लीजिए, सिक्किम एंड भूटान। मुद्दा था कि एग्जिस्टिंग ट्रीटीज को ही तो कंटिन्यू किया जाना है। एक्चुअली जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने उठाया था, और उस समय एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस से हमारे पास खबर आई थी कि जो तीन एक्चुअली एरियाज हैं, तीन एरियाज कौन से, सिक्किम, भूटान और तिब्बत, ये आपस में कुछ अलायंस बनाने की बात करें, क्योंकि सिक्किम भारत का भाग नहीं था उस समय, भूटान तो था ही नहीं और तिब्बत अलग था। तो मुद्दा था कि तीनों अलायंस बना रहे हैं। अलायंस का मतलब क्या है? एक्चुअली इन तीनों को प्रॉब्लम थी कि ऊपर चाइना, नीचे इंडिया, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब कितने सारे प्रिंसली स्टेट्स का विलय कर कर एक देश बना रही है, एक पॉलिटिकल यूनिट बन रही है। तो क्या इनके राजाओं की जो राजकाज है वो भी चला जाएगा जैसे अदर प्रिंसली स्टेट्स का जा रहा है? तो ये इनके बीच में मंत्रणा चल रही थी। तो ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर आर्थर हॉपकिंसन लिखते हैं, उनका कहना है कि देखिए, भूटान के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हों, ये सबके लिए बेहतर है, नहीं तो वो चाइना की बाहों में चला जाएगा, मींस इट इज गोइंग टू गो इनटू द आर्म्स ऑफ चाइना। अब मुद्दा है कि सिक्किम भारत का भाग कैसे बना। तो अभी तक हमने इसका बैकग्राउंड जाना, सिक्किम की कहानी समझते हैं, फिर भूटान पर जाएंगे। सिक्किम पर आते हैं। एक्चुअली सिक्किम 1975 में इंडिया का पार्ट बन गया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था, 35वां और 36वां, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। लेकिन ये कहानी की जो शुरुआत है वो 1640 में जाती है। नामग्याल रूलर्स, एक समय पर जो सिक्किम है, जो आज आप देखते हैं, उसके जो राजा थे वो चुम्बी वैली, इवन दार्जिलिंग तक का जो राज है वो सिक्किम राज के अंतर्गत होता था। चुम्बी एंड दार्जिलिंग, चुम्बी वही है जिसके पीछे इस समय चाइना पड़ा हुआ है, चुम्बी वैली जो डैगर है हमारे चिकन नेक कॉरिडोर पर। अब सिक्किम, नेपाल और भूटान और तिब्बत, इन तीन ये जो हैं, मतलब ये जो चार हैं, इनके बीच में 1700 वाले जो आपका 100 साल हैं उसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। यानी कि इधर नेपाल के रूलर्स एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और सिक्किम कह रहा है ये तुम गलत कर रहे हो। उधर भूटान, आज जब भी मैं वर्ड भूटान कहता हूं तो आपके दिमाग में छवि क्या बनती है? शांत, खुशहाल, किसी से कुछ झगड़ा नहीं करना। लेकिन एक समय पर भूटान के जो रूलर्स हैं वो वॉर करके भारत, जो बंगाल एरिया है, बंगाल में जो कूच बिहार प्रोविंस है, उसके राजा तक को मुश्किल में डाल दिया था, मतलब उनके राजकाज को अपने अंडर ले लिया था। तो ये उस समय की बात है जब तिब्बत भी एक्सपेंशनिस्ट पावर बन रहा था, भूटान भी बन रहा था, नेपाल भी बन रहा था, सिक्किम बन रहा था। ये सब के सब एक्सपेंड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इनको लगता था अगर कमजोर रह गए तो दूसरा हमें सप्रेस कर देगा। लेकिन जो सिक्किम है, जब इसने देखा कि हमारी बाउंड्रीज तो श्रिंक हो रही हैं इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, तो ऐसे में ब्रिटिशर्स एक उसे होप दिखे। ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स को एक बात क्लियर थी कि इन हिमालयन एरियाज में तो मुझे आना है, हिमालयन एरियाज को अपने कंट्रोल में लेना है। इसके दो कारण बताए जाते हैं। नंबर 1 है ट्रेड, व्यापार। भाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है। दूसरा रीजन बताया जाता है कि रशियन एक्सपेंशन कहीं तिब्बत की तरफ से ना हो जाए, तो यह भी उनको डर था। तो इस वजह से वो चाहते थे कि यहां पर जो राज्य हैं उनके साथ हमारे रिश्ते सबसे बेहतर होने चाहिए। अब ये वो समय था कि जो किंगडम ऑफ नेपाल था वो एक्सपेंड कर रहा था अपनी टेरिटरी को। तो यानी कि हिमालयन नेशंस में ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल चाहते हैं, नेपाल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब दो पावर एक एरिया में एक्सपेंड करना चाहती है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एंग्लो नेपाल वॉर, जिसको गोरखा वॉर भी कहा जाता है, ये इसका रिजल्ट हुआ। अब दोनों जो है यहां पर फाइट कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ लेवरेज मिल जाती है।
1814 में सिक्किम को एक बात समझ में आ जाती है कि भाई मुझे कोई जो बचा सकता है वो तो ब्रिटेन बचा सकता है, और ये तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ट्रेडर है, मिलिट्री पावर भी इनके पास। तो ऐसा करते हैं, इनके साथ हाथ मिला लेते हैं। इनके साथ हाथ मिलाएंगे तो नेपाल ने जो मेरी टेरिटरीज कब्जाई हुई है, यानी कि सिक्किम की टेरिटरी जो कब्जाई थी, ये ब्रिटिशर्स कह रहे हैं मुझे वापस दिला देंगे टेरिटरी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा टेंशन ही नहीं है, तुम हमारे साथ एग्रीमेंट तो करो, तुम्हारी ट्रीटी तुम्हारी जो टेरिटरी है तुम्हें वापस दिलाएंगे। सिक्किम ने कहा बहुत अच्छी बात है, दिला दीजिए। तो कंपनी जीत जाती है और नेपाल से सिक्किम की जो कब्जाई हुई टेरिटरी होती है वो वापस दिला देती है। सिक्किम खुश हो जाता है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा ना फ्री में कुछ मिलता है। तो ऐसे में ट्रीटी ऑफ तुमलोंग होती है। तुमलोंग ट्रीटी कहती है, अब यहां से कहानी देखिए शुरू होगी सिक्किम के प्रोटेक्टोरेट के दर्जे की, जो आज़ादी के बाद भी फिर कंटिन्यू होगा। तुमलोंग की ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आप हमारे प्रोटेक्टोरेट हैं। प्रोटेक्टोरेट का मतलब आपकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा, राइट। हमारे ये ऑफिसर हैं जॉन क्लॉड वाइट, ये पॉलिटिकल ऑफिसर आपके यहाँ पर रहेंगे। तो आपका फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, डिफेंस का मामला, अब हम देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सिक्किम ने कहा कबूल है, लेकिन कहने के लिए था कि फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस, वैसे कहा जाता है कि इंटरनल अफेयर्स में भी दखल था जॉन क्लॉड वाइट नामक पॉलिटिकल ऑफिसर का। अब 1947 आता है, मैंने क्या कहा था, ये ट्रीटी जो थी तुमलोंग, अब ये इंपैक्ट डालने वाली थी आजाद भारत में सिक्किम और भारत के संबंधों पर भी। तो अब ऐसा हुआ कि अब हमने उसी ट्रीटी को कंटिन्यू किया, कहा सिक्किम आपके प्रोटेक्टोरेट की जिम्मेदारी पहले ब्रिटिशर्स की थी, अब हमारी होगी। पहले वो जॉन क्लॉड वाइट गए थे ना उस समय पर, अब हमने अपने एक पॉलिटिकल ऑफिसर भेजे, हरीश्वर दयाल। हरीश्वर दयाल जी ने सिक्किम के मोनार्क के साथ साइन किया, ताशी नामग्याल जी के साथ, कि ठीक है जी हम वही दर्जा रखेंगे, उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। तो सिक्किम कंटिन्यूड एज प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऑटोनोमस नेशन रहेगा, लेकिन क्या डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ये हम देखेंगे। लेकिन अब यहां पर सिक्किम को खबरें मिलने लग गई कि उधर जो चाइना है, चाइना डिक्लेयर कर चुका है कि तिब्बत तो है ही हमारा, ये नेपाल, भूटान, ये सिक्किम, ये सब एरियाज हमारे ही तो हैं। माओ की थ्योरी, पाम एंड 5 फिंगर्स, तो उसके तहत एक फिंगर क्या है, वो सिक्किम भी है। तो ऐसे उन्होंने कहा यार एक फिंगर सिक्किम है, तो वी नीड इंडिया, क्योंकि चाइना से ही बचना है। और उनका जो इतिहास है पुराना, उसमें तो नेपाल के एक्सपेंशन से भी सिक्किम ने अपना एरिया खोया था। तो एक फियर का माहौल था, और इस फियर में उनको जरूरत थी शक्ति की। अब इस पर एक और चर्चा होगी। 1959 14th दलाई लामा जब तिब्बत पर कब्जा कर लेता है चाइना, तो वो भारत आ जाते हैं। जब वो भारत आ जाते हैं तो एक सिंबल यहां पर, एक जेस्चर बनता है इस एरिया में कि इंडिया कैन बी ट्रस्टेड, क्योंकि इंडिया तिब्बत को बचाने के लिए खड़ा है। मतलब बचाने के लिए इन द सेंस, हम उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस है, हम ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे एकदम से कि ठीक है यू आर पार्ट ऑफ चाइना, मतलब जो उनके साथ हो रहा था हम उसके खिलाफ खड़े थे। और हमने जो तिब्बतन गवर्नमेंट एंड एक्सील वो चलाने जा रहे थे, तो हमने उसको भी अपना सपोर्ट दिया था। तो ऐसे में एक ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर था। तो ऐसे में सिक्किम को लगा कि भाई डिसीजन बिल्कुल ठीक रहा, सही चल रहा है अपना। लेकिन अब इंटरनल इश्यूज होने लगे। इंटरनल इश्यूज यानी कि अब सिक्किम के जो राजा हैं वो ठीक से राज नहीं कर पा रहे, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। कुछ अमीर वो अमीर होते जा रहे हैं। आप कहेंगे कौन अमीर हो रहा है वहां पर अमीर हो रहे थे फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी कि कुछ जो नोबल फैमिलीज होती हैं जो कंट्रोल रखती हैं एरियाज पर, वो अमीर होती जा रही है, बाकी जनता गरीब हो रही है। तो इस फ्यूडल जो कंट्रोल था, सामंतवादी जो पुरानी चलती आ रही थी सिस्टम, उससे अब जनता त्रस्त थी। अब ऐसे में भाई किसी एक समय तो वो जो इनइक्वालिटी का घड़ा है वो फूटेगा। फाइनली समय आया 1973। अब ऐसे में एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट होने लगे, यानी कि सिक्किम की जनता सड़कों पर है, देख लीजिए। और इन्होंने अपने राजा का जो महल है उसको घेर लिया, कहा कि अब राजा इसी टाइम हम हटाएंगे। रॉयल पैलेस को घेर लिया गया। अब मोनार्क ने मदद मांगी दिल्ली से, बचाओ हमें, तो भारत ने कहा बिल्कुल बचाएंगे। और हमने इंडियन ट्रूप्स को वहां पर भेजा, मतलब भारतीय ट्रूप बचाने गए उनके राजा को उन्हीं के लोगों से। और यहां पर एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ। मतलब क्या है, भारत ने कहा कि देखो राजा साहब बचा तो रहे हैं इस बार, लेकिन आपको भी कुछ सुधार लाने पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। राजा ने कहा करने को तैयार तो हैं, बैठती है तो सही। प्लस जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर बन चुकी थी सिक्किम में, उन्होंने कहा भाई हमारा भी रोल इसमें होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी लाइए, इन पार्टीज को भी यहाँ पर चुनाव लड़ने दीजिए। राजा ने कहा ठीक है भाई, यही बेस्ट रास्ता निकलता है, तो चलो अब पॉलिटिकल रिफॉर्म करते हैं, इलेक्शंस यहाँ पर होंगे। इलेक्शन हुए, 1973 की ये बात है, राइट। 74 में इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन में जो पार्टी उभर कर सामने आती है वो एक्चुअली जो आजाद रहने की बात करती थी, वो पार्टीज उनसे उन्हें हरा देती है। यानी कि अब जो पार्टी जीतकर सामने आती है वो पार्टी कहती है
कि हमें तो भारत का भाग बनने में फायदा है। वो कहती है कि जो राजा है उसको इतनी पावर मत दो, वो बाकायदा कानून पास करती है, नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है और मोनार्क को टिटुलर पोजीशन बना दी जाती है। टिटुलर का मतलब है कि सिंबॉलिक बन जाता है मोनार्क। अब जो रियल पावर है वो जनता के इन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच आ चुकी है, इनके पास आ चुकी है 1974 में। जब ये आ गई तो ने जनता से पूछा कि जनता, अगर आपने हमें वोट दिया है, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो यानी कि आप हमारे विचारों से आश्वस्त हो, मींस यू आर एग्रीइंग विद आवर व्यूज। तो जनता ने कहा बिल्कुल। तो बताइए, आपको अगर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स अब तक इंडिया मैनेज करता आया है, तो जो भारत अपने देश के लोगों के लिए कर रहा है वो भी आपको बेनिफिट्स मिल जाए, इंटीग्रेशन, ट्रेड, आसानी से कहीं भी सेटल हो सकते हैं, पूरी प्रोग्रेस का फायदा उठा सकते हैं। आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जनता ने कहा बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन राजा साहब अभी बैठे थे तो कहा कि बीच का रास्ता निकालते हैं। इंडिया से कहा कि कोई सोल्यूशन निकालिए और हमें भारत का भाग बनाइए। अब इंडिया ने कहा कि देखो, आपका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राजा अभी है, और अगर हम आपको अपना पार्ट बनाते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 1 है, जिसमें हम आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की बात करते हैं, तो वहां पर आर्टिकल 1 की बात करें तो या तो स्टेट्स हो सकती हैं या टेरिटरीज यूटी हो सकती हैं। भाई अगर कोई टेरिटरी बाद में बात पार्ट बनती है तो या तो स्टेट बनेगी या यूटी बनेगी। फिर लीगल जो ल्यूमिनरीज थे हमारे देश के, उन्होंने कहा तरीका तो है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एडमिट कर सकती है, किसी नए एरिया को स्टैब्लिश कर सकती है, यानी कि उसकी जो कंडीशनैलिटीज है, किस शर्तों पर, किस कंडीशन पर वो भाग बनेगा, वो हमारी पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। तो फिर इन्होंने कहा कि निकालिए फिर कुछ तरीका। हमने कहा निकालते हैं तरीका। और ऐसे में हमारे देश में 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, 35वां संविधान संशोधन, जिसके तहत भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से आर्टिकल ऐड किया जाता है 2A। 2A आर्टिकल अब नहीं है, तब ऐड किया गया था, अब हटा दिया गया है। क्यों हटाया बताऊंगा अभी। 2A कहता है कि सिक्किम आपको एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दे देते हैं। भाई स्टेट तो हम बता नहीं सकते आपको, क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के लिए कहता है कि एक गवर्नर होगा, सीएम होगा, लेकिन आपके यहां तो अभी बैठे हैं ना ये मोनार्क। तो सिक्किम रिप्रेजेंटेटिव्स वर लाइक ठीक है बैठे हैं अभी, लेकिन कल हो ना हो। हमने कहा अभी तो है ना, तो अभी तो 2A यानी कि एसोसिएटेड स्टेट, तो एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा मिल गया, यानी कि मोनार्क भी है, टिटुलर है, लेकिन यहां पर हमने सिक्किम को अपना भाग बना लिया। फुल स्टेट का दर्जा भी नहीं था। फाइनली जो यहाँ पर जो रूलर्स थे, उन्होंने जो लीडर्स थे, मतलब जो जनता के प्रतिनिधि थे, उन्होंने रेफरेंडम कराया। जनता से पूछा कि जनता आपकी क्या राय है। जनता ने रेफरेंडम में कहा कि मेजोरिटी जनता कहने लगी कि हटाइए मोनार्क को, ये अगर बीच में आ रहे हैं फुल इंटीग्रेशन के एज अ स्टेट, तो हटाइए इस मोनार्क को। तो फाइनली जो है मोनार्क जी को हटा दिया गया, राजा साहब को हटाया, कहा कि राजा साहब आपसे आज से आपका राज खत्म। और अब हमने जो है, क्योंकि जनता ने मान लिया है कि हम फुल इंटीग्रेट होना चाहते हैं, तो अब मैसेज भेजा गया दिल्ली कि अब कुछ करिए। दिल्ली ने कहा बिल्कुल करते हैं। फिर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368, इसको साइड करिए, बिल्कुल डायरेक्ट मुद्दे पर आइए। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडमेंट किया और सिक्किम को एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया। ध्यान रखिएगा, फुल स्टेट का दर्जा मिल गया है, और इस वजह से आर्टिकल 2A को हमने साइड कर दिया है। आर्टिकल 2A को हमने साइड कर दिया, क्योंकि अब भाई एसोसिएटेड स्टेट थोड़ा ना, अब तो फुल स्टेट हो गई, तो अब ये फुल स्टेट बन गई थी, राइट। अब सिचुएशन आती है भूटान की। भूटान की क्या कहानी है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब भूटान का जरा पास्ट में जाते हैं, तो कहानी की शुरुआत होती है 1730। इतना पीछे जाना पड़ेगा, 1730। आप कहेंगे वहां क्या चल रहा है? तो 1730 में जो भूटान है वो एक्चुअली एक्सपेंड कर रहा था कूच बिहार वाले एरिया में। वो आप कहेंगे क्यों कर रहा था? वो इसलिए कर रहा था कि कूच बिहार, जो कि बंगाल का ऊपर वाला भाग है, उस पर एक्चुअली मुगल्स की तरफ से वहां पर आक्रमण होता है, उसको अपने अंडर करने के लिए। तो कूच बिहार के जो रूलर हैं वो जाते हैं भूटान के साथ, भूटान से कहते हैं कि भाई हमें आप सहायता दीजिए, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं, दिल्ली से मुगल रूल, और ये जो है बंगाल में तो भाई उनका होल्ड था ही कि भाई ये तो इस एरिया को भी कब्जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे भूटान की आर्मी वहां पर आ जाती है और कूच बिहार के राजा को सपोर्ट करती है और मुगल्स को बैक ऑफ कर देती है। देखिए मतलब कहानी देखिए क्या जा रही है, भूटान और कूच बिहार मिलते हैं और मुगल्स को बैक ऑफ कर देते हैं। तो कूच बिहार के राजा खुश, क्या बात है, बहुत अच्छा भूटान। लेकिन भूटान ने अपनी जो 2 गैरिसन्स थी अपनी आर्मी की, वो वहीं के वहीं बैठा दी। कूच बिहार के रूलर ने कहा कि ये क्या बात हुई, वापस जाइए ना, हो गई सहायता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो यहीं रहेंगे, मन लग रहा है हमारा।
तो कहने का मतलब यह है, आए थे कूच बिहार को बचाने, लेकिन खुद कूच बिहार को दबा लिया है तरीके से। 1930 ऑनवर्ड्स अब क्या कहानी चलती है, 1960 तक यानी कि अगले 30 साल भूटान का ही होल्ड रहता है कूच बिहार वाले एरिया में, राइट, 30 साल। अब 1960 ऑनवर्ड्स अब इस स्टेटस को बदलने की अब जो है जोर आजमाइश चलने लगती है। अब ऐसे में यहां पर जब अब ये जो जोर आजमाइश चल रही है, अब ऐसे में दो फ्रंट निकल कर आते हैं, दो फ्रंट यानी कि दो साइड। एक साइड चाहती है कि भाई हमें सपोर्ट मिल जाए ब्रिटिशर्स से और हम तो पीछे कर देंगे भूटानीज फोर्सेस को। एक कहती है यार हमें तो भूटानीज फोर्सेस का सपोर्ट मिला रहे, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड वो रखें कूच बिहार पे, थोड़ा सा हम रखें, चलता रहे। तो जो सेकंड साइड थी उसने अप्रोच किया ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने कहा आइए आप हमारे पास, हम तो बचाने के लिए तो बैठे हैं, हम तो सेवा के लिए आए हैं। तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने कॉन्सुलेट कर लिया कंट्रोल अब बंगाल प्रोविंस पे। बंगाल प्रोविंस पे हो गया था। उन्होंने कहा हमें तो चाहिए ही था ऊपर की साइड जाने के लिए कोई साथी। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स केम फॉर द हेल्प ऑफ दिस कूच बिहार और ऐसे में उन्होंने भूटान को कर दिया बैक ऑफ। तो अब भूटान जो है वहां से पीछे चला गया। ब्रिटिशर्स ने अब अपना एक पपेट वहां पे इंस्टॉल कर दिया किंगडम पे कि भाई ठीक है अब हमारे हिसाब से चलता रहेगा, एक तरीके से डिपेंडेंसी बनी रहेगी, राइट। साथ में अब जब 1774 आया तो ऐसे में ब्रिटिशर्स और भूटान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। कहा कि देखो भूटान हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम लेकिन एक बात हमारी मान लो कि टिम्बर का ट्रेड जो है, जो लकड़ी का व्यापार है, वो अलाउ कर दो। तो कहा चलो भाई लकड़ी का व्यापार अलाउ कर देते हैं, लेकिन भूटान को डर था कि कहीं उसकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो ऐसे में अब डुअर वॉर्स, ये मतलब ये समझ लीजिए कि भूटान और ब्रिटेन को जो आपकी हिस्ट्री आपको इसकी जाननी है तो इसमें दो किस्से हैं। एक तो कूच बिहार वाला किस्सा है, ये वाला किस्सा हो गया। एक है ये द्वार रीजन वाला किस्सा। समझ लीजिए कि आसाम के अपर वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब ब्रिटिशर्स की नजर थी इस एरिया पर, और इस एरिया पर जो प्रभुत्व था वो भूटानीज किंगडम का था, क्योंकि उन्होंने लोकल कुछ जो कुछ फीडरल लॉर्ड्स होते हैं उनको सपोर्ट देकर वहां पर होल्ड बनाया हुआ था और उनसे टैक्सेस लेता रहता था भूटान ऊपर की साइड। तो ऐसे सिस्टम चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई अब इस रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको साइड करके हमें एक्सेस चाहिए। तो भूटान ने कहा देखो हम चाहेंगे नहीं एक्सेस, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब इसी को लेकर फिर द्वार वॉर्स हुए। अब इसकी कहानी एक्चुअली 1824 से होती है। 1824 में ब्रिटिशर्स ने एक मिशन भेजा भूटान में कि हम ट्रेड करना चाहते हैं। मैं किसकी कहानी बता रहा हूँ? द्वार वॉर्स की कहानी बता रहा हूँ, कहाँ से ये पूरी शुरुआत हो रही है। अभी मैंने बैकग्राउंड बताया आपको, अब देखिए वो क्या रहा है। तो अब यहाँ पर भेजा कि भाई हम ट्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हमारी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हम ट्रेड नहीं कराना चाहते। 1826 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब तक लोअर जो पार्ट है आसाम का, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, इस पर कंट्रोल कर लिया था। तो यानी कि नीचे वाले पार्ट पे कंट्रोल कर लिया। अब उन्हें कंप्लीट कंट्रोल चाहिए था। तो अब हुआ क्या, भूटान ने एक गलती कर दी। भूटान ने अटैक कर दिया बिहार, जो कूच बिहार वाला एरिया और सिक्किम वाला एरिया। और मैं अभी आपको बता चुका हूं सिक्किम और कूच बिहार दोनों पर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। कंट्रोल इन द सेंस भाई प्रोटेक्टोरेट था, डिपेंडेंसी बनाई हुई थी। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स का कहना था ये हमारे प्रोटेक्शन वाला एरिया है, इसको छूना नहीं है। भूटान को लगा कि यार ये लोअर आसाम जो है इस एरिया में काबिज हो गए हैं ब्रिटिशर्स। अगर इस टाइम पर मैंने सिक्किम की तरफ एक्सपेंड नहीं करा, कूच बिहार की तरफ एक्सपेंड नहीं करा, तो ये जो नेक्स्ट स्टेप इनका होगा ये द्वार वाले रीजन में होगा, ये सारे इस एरिया को कब्जा लेंगे। तो पहले मैं इनको अपने एरिया अपने अंडर ले लेता हूं। तो भूटान ने उधर एक्सपेंड कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा यही बात बर्दाश्त नहीं थी हमें, और ऐसे में फिर जो वॉर हुआ वो ब्रिटिशर्स और भूटान के बीच में हो गया, क्योंकि भूटान ने सिक्किम और कूच बिहार इस पर एक्शन ले लिया था। अब फाइनली हारा कौन? भूटान हारा, और फाइनली ट्रीटी ऑफ सिंचुलू साइन होता है। अब यहां पर हुआ कि भाई ऐसा है कि द्वार जो रीजन है इसमें हमें कंट्रोल दे दो। कहा कि चलो ठीक है देते हैं कंट्रोल। अब नए लीडर की बात हुई कि भूटान में नया लीडर कौन होगा। अब दो यहां पर फैक्शंस निकल कर आए। एक तो थे ट्रोंगसा पोनलॉप, एक थे पोनलॉप ऑफ पारो, मतलब कि पोनलॉप ऑफ ट्रोंगसा, ट्रोंगसा जगह, पोनलॉप ऑफ पारो। अब जो पोनलॉप ऑफ पारो थे उनको सपोर्ट था तिब्बत का। आप कहोगे यार मामला सर भूटान का चल रहा है, तिब्बत कहां से आया? एक्चुअली तिब्बत और जो भूटान है ना, इसमें क्लोज कल्चरल टाइज हैं। तो ऐसे में तिब्बत चाहता था कि भाई भूटान वाले एरिया को ब्रिटिशर्स जो है अपने हिसाब से ना चलाएं। तो जो पोनलॉप ऑफ पारो थे उनको सपोर्ट करा था कि भाई इनका राज चलना चाहिए वहां पर। लेकिन पोनलॉप ऑफ ट्रोंगसा इनको सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिशर्स का। तो जाहिर सी बात है फिर कौन ऊपर आता? जो पोनलॉप ऑफ ट्रोंगसा थे। तो ये रिलीजियस कल्चरल जो पॉलिटिकल वहां पर जो एक कंसेंसस था
उस पर काम किया गया। फाइनली तिब्बत नहीं चाहता था इन्फ्लुएंस। अब यहां पर एक शख्सियत आए, क्योंकि इस समय पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो गई थी भूटान में। जब दो धड़े बन जाते हैं पावर के और वो चाहते हैं नहीं मैं, किसी को तिब्बत से सपोर्ट मिल रहा है, किसी को ब्रिटिशर से सपोर्ट मिल रहा है, तो एक तरीके से बाहर से सपोर्ट को लेकर आपस में अपने देश में सिविल वॉर जैसी कंडीशन भूटान ने खड़ी कर ली। अब भूटान ने सपोर्ट किया इन महोदय को, उग्येन वांगचुक, पोनलोप ऑफ ट्रोंगसा। कहा कि भाई तुम में हमें टैलेंट दिखता है कि तुम बाकी सारे जो तुम्हारे राइवल्स हैं उन सबको हटा के तुम जो है कंसोलिडेट कर सकते हो भूटान पे राज को। इन्होंने कहा बिल्कुल सही पहचाना आपने हमारे टैलेंट को, उंगसेन वांगचुक। नाम याद रखिएगा, क्योंकि आज की जो मोनार्की है भूटान की, एक्चुअली उसकी शुरुआत इन महोदय से हुई है, उंगसेन वांगचुक। तो फाइनली इन्होंने जो है कंसोलिडेट कर लिया, ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया। 1885 तक इन्होंने सिविल वॉर की कंडीशन को हटाकर कंसोलिडेट कर लिया। अब ये वो समय था जब ऑलरेडी तिब्बत इन्वेडेड सिक्किम। आप कहोगे तिब्बत का क्या लेना देना? अब तिब्बत जो है वो चाहता था ना कि सिक्किम भूटान भाई हमारे साथ लिंक है। तिब्बत आज आप देखते हो अरे बड़े शांत है, उस टाइम पर तिब्बत ने सिक्किम को इन्वेड कर दिया। अब मुझे बताइए सिक्किम को किसकी प्रोटेक्शन है? ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन है। तो ब्रिटिशर्स नाराज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ब्रिटिशर्स कहेंगे भूटान तुमने सिक्किम को हाथ लगाया था, देखो हमने तुम्हारा क्या किया। तिब्बत को लेसन नहीं मिला क्या? तिब्बत ने भी फिर सिक्किम को इन्वेड कर दिया। तो इस टाइम पर क्योंकि इनको सपोर्ट कर ही चुका था जो ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम्हें सपोर्ट किया है तो कम से कम तिब्बत को समझाओ। तो इन्होंने कहा कि सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक व्यक्ति हैं मिस्टर दौरजी, उनको भेजूंगा एज मीडिएटर आपके साथ। आप मिशन पर जाइए, अपने कुछ लोगों को लेकर जाइए। 1904 की बात आ चुकी थी। अब कहा कि जाइए वहां पर और बीच बचाव वहां पर करा देंगे, मीडिएशन करा देंगे। तो उग्येन दोरजी जो हैं वो जाते हैं तिब्बत और साथ में ब्रिटिशर्स को लेकर तिब्बत को उनको समझाते हैं कि देखो सिक्किम के साथ मत दखल करो, ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्शन है वहां पर, रहने दो। तो फाइनली इनके बीच बचाव की वजह से, उग्येन दोरजी की वजह से फाइनली बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो तिब्बत मान जाता है कि ठीक है जी हम दखल नहीं करेंगे, ये हमारे एरिया हो गया या आपका एरिया हो गया। लेकिन ये बात जो है किंग डायनेस्टी को नाराज कर गई। किंग डायनेस्टी जो चाइना वैली बैठी थी, उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, तिब्बत तुम जो है ब्रिटिशर्स के साथ बात कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। तो उग्येन वांगचुक जो है फाइनली जो किंग बने भूटान के 1907 में, क्योंकि उन्होंने अपना टैलेंट दिखा चुका था। 1904 में जाके तिब्बत का भी इशू रिजॉल्व करा दिया ब्रिटेन के लिए। तो अब ऐसे में जो आज मोनार्की वो इन्हीं की रूट है। साथ में आप कहोगे सर दोरजी फैमिली को क्या मिला? दोरजी फैमिली जिन्होंने मीडिएशन कराया था, तो मीडिएशन वालों को कहा कि आपको हम देंगे गॉन्जिम का पद, तो यानी कि आपको हाईएस्ट पोजीशन देंगे अपनी गवर्नमेंट में। तो दोरजी गॉन्जिम बन गए, ये तो अपने मोनार्क बन गए। 1904 में फाइनली इनका एग्रीमेंट हो गया। किंग जो है वो किंग डायनेस्टी नाराज थी, रहे नाराज। चाइना नहीं चाहता था कि तिब्बत पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आए और इस वजह से 1910 में चाइना ने जो है अटैक कर दिया तिब्बत पर। उस समय जो 13वें दलाई लामा थे वो उस समय इंडिया आए थे। देखिए ये दलाई लामा अलग है, वो दलाई लामा अलग थे। दलाई लामा तो एक पोजीशन होती है ना। चाइना रुका नहीं, चाइना ने कहा कि भूटान सिक्किम नेपाल आप सब तो हमारे हो। तो ये तो एक इंडिकेशन था। अब 1910 की बात देखिए, भूटान सिक्किम नेपाल के लिए कि भाई हम भी कभी भी कब्जाए जा सकते हैं जैसे तिब्बत पर आक्रमण हुआ है। तो अब इनके लिए और जरूरी हो गया ब्रिटेन। तभी सोचो सिक्किम हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, इन सब की संधियां किसके साथ थी? ब्रिटिशर्स के साथ थी, राइट। ट्रीटी ऑफ पुनाका साइन करता है भूटान क्योंकि नए राजा आ चुके हैं, तो भूटान के राजा ट्रीटी ऑफ पुनाका साइन करते हैं। आप कहोगे सर भूटान के राजा क्यों साइन कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ पुनाका? वो इस वजह से क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्शन तो चाहते ही हैं, साथ में चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स तुम हमें कुछ पैसा भी दो। आप कहोगे पैसा क्यों दो? वो इस वजह से वो कह रहे थे कि भाई ये जो द्वार रीजन है, तो द्वार रीजन से हमें अच्छी खासी कमाई होती थी, आपने ये रीजन में भी अपना दखल कर लिया, तो कुछ पैसा बनता है कि नहीं बनता है? उन्होंने कहा भाई बनता तो है, चलो भाई तुम्हें 50,000 दिए जाएंगे। तो ब्रिटिश इंडिया से 50,000 रुपए भूटान को दिए जाएंगे, ये ट्रीटी ऑफ पुनाका कहती है। प्लस प्रोटेक्शन तो आपको मिलेगी, उसकी तो कोई टेंशन है नहीं, यानी कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रहेगी। उग्येन वांगचुक जो है वो 1926 तक भूटान के राजा रहे। फिर उन्हें टेंशन होने लगी, उनको लगा कि 1926 में अब जैसे ही उनका देहांत हो जाएगा तो उनके बाद जो उनकी फैमिली है वो मोनार्की को कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मान लीजिए ब्रिटिशर्स जो है इनकी फैमिली को हटा दें, पावर से बाहर कर दें, तो ऐसे में इन्होंने एश्योरेंस मांगा ब्रिटिशर्स से कि भाई मुझे एश्योरिटी दे दीजिए जाते जाते, क्योंकि 1926 ये तो जाने वाले थे कि मेरी फैमिली की लीनिएज चलेगी, यही मोनार्की चलेगी। ब्रिटिशर्स ने कहा टेंशन मत लीजिए वांगचुक जी, आपकी ही लीनिएज चलेगी,
ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका अलग से लीगल स्टेटस बना रहेगा, आपके फॉरेन और डिफेंस वाले मामले हम देखेंगे, आप सजनिटी रहेंगे। याद करिए, यही शब्द आप कई सारी प्रिंसली स्टेट के रूप जब उनके बारे में जानते हैं तो वहां पर भी आप सजनिटी शब्द देखते हैं, जो ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट के बीच में लीगल रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। यहां पर लेकिन एक बात एश्योर कर दी गई कि इंटरनल अफेयर्स में हम दखल नहीं करेंगे। अब बात आई 1932 की। क्वेश्चन हुआ कि ऑटोनोमस गवर्नमेंट जब है यहां पर, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे अब एक नए देश की मांग चलने लगी थी, तो भूटान का क्या स्टेटस रहेगा, सवाल इस पे होने लगा। तो कहा कि जो ट्रीटी ऑफ पुनाखा थी उसने कहा था कि इंटरनल ऑटोनोमी रहेगी, तो हम तो पार्ट नहीं बनेंगे। मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली थी, कैबिनेट मिशन इसको लेकर फाइनल डिसीजन देने वाला था। भूटान ने ऑलरेडी लिखने स्टार्ट कर दिए लेटर कैबिनेट मिशन को, देखिए जी हम तो इंडिया का पार्ट है नहीं, Bhutan is not a state of India. Its borders are with India and Tibet, but in terms of race, religion, culture हम तो बिल्कुल अलग हैं। ऐसा ही लेटर भूटान ने माउंटबेटन जी को भी लिखा कि देखिए हम जो है इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते, हमारे आपके साथ सदर्निटी के रिलेशन है, तो उसको रेस्पेक्ट करिए और हमें एक आज़ाद देश बने रहने दीजिए। अब जब ये क्वेश्चन उठा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, चर्चा हुई थी इस पर, तो फाइनली ये माना गया कि भूटान और सिक्किम जो है वो अलग देश रहेंगे, मतलब अदर प्रिंसली स्टेट्स के समान नहीं उनको माना जाएगा। ये फैसला यहाँ पर ले लिया गया, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी का ये फाइनली स्टेटमेंट आया। नाउ अब आज़ादी के बाद क्या हुआ, 1948 के बाद अब भूटान को लगा अब हमारा लीगल रिलेशन क्या होगा। भाई 1947 में आज़ाद तो हो गए और उस समय भूटान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, चलो भाई एश्योरिटी तो हो गई, लेकिन आगे रिलेशन कैसे होंगे। तो हमने कहा जो स्टेटस को है वो बना रहेगा। पहले आपको प्रोटेक्शन ब्रिटेन देता था, अब हम देंगे। तो अब गॉन्जिम याद करिए, गॉन्जिम दोरजी फैमिली को गॉन्जिम दर्जा, यानी कि भूटान की मोनार्की ने हाईएस्ट दर्जा इनको दिया था। तो भूटानीज डेलीगेशन इंडिया आती है और ऐसे में बातचीत इस पर होने लगती है। अब यहां पर कहा कि आपकी ऑटोनॉमी तो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन इस दौरान यह भी कहा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर था, इससे नाराज हो गए थे एक्चुअली भूटानीज। और जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टेटमेंट आया था कि भूटान और सिक्किम इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो इस डेलीगेशन वाले डिस्कशन के बाद आया था। तो यहां पर नेहरू जी ने पहला प्रपोजल देखिए क्या कहा, दो प्रपोजल दिए। एक्चुअली ये जो बातें हैं, ये एक्चुअली जो मिस्टर दौरजी हैं, इनकी जो बेटी हैं वो भी इनके साथ आई थी। एंड जो उनका नाम था ताशी काशी, एंड ताशी काशी वाज टेकिंग नोट्स ऑफ द मीटिंग। जैसे कि हर दो डिग्निटरीज होते हैं तो पीछे नोट्स रहते हैं, तो उनकी डायरी में ये उल्लेख है, फिर ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। पहला प्रपोजल ये दिया गया, भूटान शुड मर्ज विद इंडिया। तो नेहरू जी ने कहा कि भूटान आपका प्रिंसली स्टेट की तरह ही आप मानिए और आप भारत में मर्ज हो जाइए, ठीक है, और आपको हम स्टेट का स्टेटस देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, आप ऐसा राज्य बनेंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि जो ज़्यादा ऑटोनॉमी रखेगा। तो जाहिर सी बात है भूटान का जो डेलीगेशन था, मिस्टर दोरजी थे, वो नाराज दिखे। कहा कि सेकेंड ऑफर और भी आपके पास, कि आप जो है फिर ट्रीटी बना लीजिए हमारे साथ, और ट्रीटी में आपका जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, वो हमारे साथ रहेगा। तो जाहिर सी बात है जो सेकंड वाला है वो उनको ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, आप ये सोचोगे, लेकिन इससे भी वो तैयार नहीं थे। वो डेलीगेशन बिना इन दोनों पॉइंट पर कुछ हाँ ना करे वो जाने लग गई। तो फाइनली दोबारा उनसे मुलाकात की गई और कहा कि चलो ऐसा करते हैं, जो कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है हटा देते हैं। अब तो देखो मानना पड़ेगा, अब क्या करोगे फिर, ऊपर चाइना, समझ रहे हैं ना इशू। तो फिर फाइनली हुआ कि चलो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो भूटानीज डेलीगेशन पर फाइनली जो है इस बात पर मान गया, राइट। प्लस भूटान ने कहा कि देखो हमें जो वादा किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा कि हमें पैसा देगा ब्रिटिशर्स साल का, क्योंकि उनकी कमाई, उन्होंने हमारे कमाई वाले क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया था, तो वो भी दीजिए। तो इस पर नेहरू जी का कमेंट आता है, वो ताशी काशी अपनी नोट में लिखती हैं कि नेहरू जी का कमेंट आता है कि हम जब आपके डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को हम संभालेंगे तो उसमें भी तो खर्चा आएगा ना। वो ब्रिटिशर्स के साथ संधि थी, आज आप भारत के साथ संधि कर रहे हो, ट्रीटी कर रहे हो, तो दोनों में सेम कैसे हो सकता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि लेकिन फायदा तो आपको भी होगा ना। तो नेहरू जी इस पर मुस्कुराए और उसके बाद फिर ये बात आगे बढ़ गई। तो 1949 फिर फाइनली इंडिया भूटान रिलेशंस का फाउंडेशन बन गया और फिर अलग से गाइडलाइन इसमें इशू हो गई कि भाई प्रोटेक्टोरेट रहेगा लेकिन अलग से एक देश रहेगा। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, अभी जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने पहली अपनी ऑफिशियल विजिट भूटान को रखा। तो पीपल वर अमेज्ड कि भूटान क्यों जा रहे हैं मोदी जी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि भूटान के साथ हमारी यूनिक और स्पेशल रिलेशनशिप है। कई स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि दिस इज मोदीज चार्म ऑफेंसिव। चार्म ऑफेंसिव समझते हैं? चार्म ऑफेंसिव का मतलब है कि
मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को, स्पेशली चाइना को, कि भूटान इतना जरूरी है हमारे लिए, इतना क्लोज है कि पहली विजिट हम भूटान कर रहे हैं। इस विजिट में उनके साथ हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, और उस समय जो भारत की विदेश सचिव थी सुजाता सिंह जी, वो भी गई थी। तो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पहुंचा था वहां पर। और रही बात इस समय, यानी कि जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद 1954 में 1954 में भूटान के राजा को रिपब्लिक डे की पैरेड में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो एश्योर हो गए थे कि देखो जी, आप अलग से पड़ोसी हैं हमारे, देखो कितना बड़ा दर्जा आपको दिया है। फिर 1958 में खुद नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी भी भूटान गए थे। तो यानी कि इंडिया भूटान रिलेशन की ये हिस्ट्री है। और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात करें तो देखिए, हिमालयन स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के पास है, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना हमारा फोकस एरिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। चुंबी वैली वो क्रिटिकल है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। भूटान में हमारी फोर्सेस मौजूद हैं उनको ट्रेन करने के लिए। और डोकलाम में हमने दिखा दिया था कि प्रोटेक्टोरेट होता क्या है। अगर वहां पर चाइना ने अपने आप को बढ़त हासिल करी तो हमने अपनी फोर्सेस को वहां पे स्टेशन किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ भूटान। पिछले कुछ समय में भूटान और चाइना के बीच में बातचीत चर्चा में है, इस वजह से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। अब आप कहेंगे फिर बातचीत कैसे चल रही है, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है, आखिरी में ट्विस्ट आता है ना। वो ट्विस्ट है 2007 की ट्रीटी, यानी कि जो ट्रीटी हमने आज़ादी के समय पर साइन की थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था उसके बाद, वो 2007 में रिव्यू कर ली गई थी। और अब जो ट्रीटी है वो भूटान को ज्यादा आज़ादी देती है। यानी कि भूटान अब अगर कोई हथियार भी इंपोर्ट करता है तो उसमें भारत से वो संस्तुति नहीं लेता, मींस परमिशन नहीं लेता। अब वो ज्यादा लिबरल है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मींस डिफेंस में हम खड़े हैं उसके पास, लेकिन अब सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी मिल चुकी है। अब वो प्रोटेक्टोरेट का दर्जा नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो इस लाइट में थोड़ा इसको देखिए। इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिक एंगल भी रखता है, यानी कि हम उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में हमने इतनी हेल्प करी है, राइट। भूटान को कंटिन्यूसली चाइना ऑफर देता रहता है कि नदर्न पार्ट जो है आप उसमें हमसे ज्यादा जमीन ले लो, चुंबी वैली में हमें ये हमारा एक्चुअली बात मान लो हमारी हमें ही दे दो, हमारा पार्ट है। लेकिन अगर ऐसा कर देता है भूटान तो चिकन नेक कॉरिडोर पे जो डैगर है उसके काफी करीब आ जाएगा, काफी आगे तक चाइना आ जाएगा, जो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी, राइट। तो अभी तो भूटान को हमने बैलेंस किया हुआ है, राइट।